नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में लिखे बुक का कुछ काम नहीं है, बहुत से देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या चीज़ है सर? अकाउंट्स को एक चीज़ को समझो कि अकाउंट्स जो है वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। ठीक बात है? तो मैन मेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहते हैं सर मोबाइल पहले बड़ा बेसिक सा था, बड़े कम फंक्शन थे, उसके बाद और दिक्कतें आई कि यार ये भी होना तो बहुत अच्छा होता, फिर इंप्रूवमेंट होती रही और वेट होता रहा। सेम चीज़ अकाउंट्स में स्टार्टिंग में बड़ी बेसिक से बनी, जब अकाउंट्स बनाते टाइम अकाउंटेंट को दिक्कतें आने लगी, ये वाले यार इस वाले ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें, बिजनेस को ऐसे परचेज कर लिया अब कैसे रिकॉर्डिंग करें, स्टॉक की वैल्यू ऐसे ऐसे चेंज हो गई अब कैसे रिकॉर्ड करें, तो ये दिक्कतें आने लगी। तो जब दिक्कतें आती हैं अकाउंटेंट को तो वो एक ईमेल करते हैं सीए के इंस्टीट्यूट, इसका नाम है ICAI। ये भी हमारे कोर्स का पार्ट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा। ये सीए के इंस्टीट्यूट का नाम है, कॉलेज समझ लीजिए, यहाँ से सीए करते हैं। तो जिसकी जैसे जो भी यहाँ से सीए बन जाता है उसका मेंबर बन जाता है, हर साल 10,000 रुपये फीस देते हैं इसका मेंबर कंटिन्यू बने रहने की। हमें कोई भी दिक्कत आए अकाउंट्स बनाते टाइम तो यहाँ पर आप ईमेल करेंगे। इसकी कमेटी में 8 लोग बैठे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा एजेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपर्ट हैं अकाउंट्स के। वो मीटिंग करते हैं और मतलब रेगुलरली मीटिंग करते हैं, और जितने भी ईमेल्स आए हुए हैं वो सब आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई एक अकाउंटेंट का ये ईमेल आया हुआ है कि उसको ये दिक्कतें आ रही है अकाउंट बनाने में, कैसे सॉल्व किया है। सब अपने अपने व्यू रखते हैं। जैसे मूवीज में देखा है सर हमने कि कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है तो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, सब अपने अपने व्यू रखते हैं कि सर इस प्रोडक्ट को ना नए पैकिंग में लॉन्च कीजिए, या फिर ऐसा डिस्काउंट दे दीजिए, या फिर इसको चाइना से इंपोर्ट कीजिए सस्ता पड़ेगा, वगैरह वगैरह डिस्कस करते हैं। तो ये अकाउंटेंट डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट वाले। जब डिस्कशन के बाद एक फाइनल आंसर निकल जाता है कि हाँ ये वाला ओपिनियन बढ़िया, इसको ऐसे अगर हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे सबसे बेस्ट रिकॉर्डिंग होगी। अब ये दिक्कत और किसी को ना आए तो उस पर एक बन जाता है स्टैंडर्ड, एक लॉ बन जाता है उसका, और वो अपनी बुक में छाप देते हैं। अगली बार किसी को कोई दिक्कत आए तो बुक में देख ले, हर बार ईमेल ना हो। समझ आ रही है बात? तो जैसे कोर्ट केस में भी जो क्रिमिनल लॉ है, तो IPC होता है जो क्रिमिनल का लॉ है, उसके अंदर रूल लिखे हैं कि किस चीज़ की सज़ा क्या होगी। उसके अलावा जजमेंट्स आर ऑल्सो इक्विवेलेंट टू लॉ। क्या मतलब? मान लीजिए किसी के केस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, सपोज किसी के बारे में कोई लॉ लिखा ही नहीं हुआ और कोई केस आया कोर्ट के अंदर और जज आ रहा है और वकीलों की बातें चल रही हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर जज फैसला लेता है, तो ये केस अब फेमस हो जाता है, अभी लॉ बन जाता है। अगली बार अगर किसी कोर्ट में कुछ साल बाद सेम केस आए तो वकील उस केस की रेफरेंस ले सकता है कि सर देखो उस वाले जजमेंट में भी जज ने डिसीजन लिया था, इसलिए ये वाला डिसीजन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जजमेंट भी इज इक्वल टू लॉ। तो जजमेंट जैसी बात चल रही है सर, किसी चीज के बारे में बात चल रही है, अकाउंट्स के स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं, इसमें टॉपिक वाइज फिक्स कर रखे हैं इसको। फॉर एग्जांपल स्टॉक इन्वेंटरी, स्टॉक के लिए कैसे रिकॉर्डिंग करें, कब रिकॉर्डिंग करें और अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिकॉर्डिंग करें। अमलगेमेशन क्या होता है? जैसे वोडाफोन और आइडिया दी गई एक कंपनी हो गई, इस कॉन्सेप्ट को अमलगेमेशन कहते हैं। दो कंपनियां मिलकर मर्ज हो जाती हैं, तो ऐसे केस में काउंटिंग कैसे करनी है, आम अकाउंटेंट नहीं कर पाएगा। तो अमलगेमेशन वाले टॉपिक में चैप्टर में पूरा लिख रखा है इन्होंने कि कैसे करनी है अमलगेमेशन वाली काउंटिंग। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ और शेयर्स के पैसा डेली अप डाउन होते हैं, तो मैं कैसे रिकॉर्डिंग करूँ? इसे इन्वेस्टमेंट नाम से अलग बना दिया हमने स्टैंडर्ड, ऐसे कंप्लीट लिस्ट बना रखी है। अभी कंप्लीट लिस्ट हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ इतना है कि काउंटिंग स्टैंडर्ड चीज क्या होती है, इसका हमें आइडिया होना चाहिए। ये होती है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक, ये CS को इशू की जाती है ताकि अपने प्रैक्टिस में वो उसकी रेफरेंस ले सके। जैसे वकीलों के पास लॉ की बुक होती है, ऐसे में अकाउंटेंट के पास स्टैंडर्ड की बुक होती है। The text of accounting standard issued by ICAI, short नाम ICAI।
थोड़ा सा यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, टोटल 32 एएस है टोटल। इसमें से कुछ एएस 12th क्लास के कोर्स में है, तो 12th क्लास में पढ़ेंगे। जैसे एएस नंबर 6 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पर है, चैप्टर नंबर 13 का नाम डेप्रिसिएशन है, मैं यहाँ के रेफरेंस लूंगा कि बेटा एएस 6 में ऐसा लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इसलिए बनाना है, इसको इसलिए ऐसे रिकॉर्ड करो। क्लियर हो गई ये बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब सर नॉलेज वाला बात हो गई, एग्जाम वाली बात पर आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? 1 से लेके 5 नंबर तक कितने मार्क्स मिल सकते हैं? मिनिमम 1, मैक्सिमम 5। क्योंकि हमारे कोर्स में ज़्यादा है नहीं इसके लिए, तो आपको मैं 5 लाइनें ही समझाऊंगा, 5 लाइनें ही याद करवाऊंगा, तो आपको वो 5 लाइनें कोड करके आना। मैं एडवाइस ये करता हूँ कि क्वेश्चन 1 नंबर का है तब भी 5 लाइनें लिखाओ, याद तो करेंगे। ठीक बात है। अगर किसी लाइन में कॉन्फिडेंट ना हो तो उसे इग्नोर कर देना, एक्स्ट्रा तभी करें। तो क्वेश्चन अगर कभी मांगा हो ना, राइट 2 पॉइंट्स या 2 मेरिट्स या 2 एडवांटेज, तो आपको एग्जैक्ट 2 लिखने हैं। 3 लिखने का मतलब इंप्रेशन खराब करना। टीचर कहता है सर इसको ये भी पता 2 मांगे हो, तीसरा क्यों लिख रहा है? टाइम फालतू पड़े हमारा इसके बाद। इस टाइम में तो 2 पॉइंट को रिवाइज कर, पूरा पेपर रिवाइज कर, तो क्वेश्चन नहीं आता उसमें दिमाग लगा। सर देखो टाइम मैनेजमेंट, अभी एग्जाम्स आपके फाइनल एग्जाम्स आएंगे तो बहुत उसमें टाइम मैनेजमेंट पे डिस्कशन चलेगा। एग्जाम जो 3 घंटे का होता है उसमें हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो टाइम बच जाता है उसको पता क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कर ही लोगे पक्का, जो नहीं आते वो भी करना है, और जो मैं गलतियाँ कर देता हूँ वो गलतियाँ ना हो। जैसे मैं अपनी बात करूँ, सर मेरी जब मैं रिवाइज करता था पेपर, मेरी मैक्सिमम मिस्टेक होती थी नॉट भूल जाता था लगाना, एनओटी। जैसे दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड, मैं नॉट लगाना भूल गया, दिस विल को ऐसे ही करता था, ऐसे बहुत मिस्टेक मेरे से होती थी बार बार। पेपर कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करता था। और स्पीड, सर मुझे जो क्वेश्चन छूट गए मुझे वो भी करने हैं, मेरा फोकस ये रहता था। मैं क्या करता था, पहले पेज पे बड़ा स्लो लिखता था, हैंडराइटिंग अच्छी है हैंडराइटिंग। सेकंड पेज पे बहुत फास्ट लिखता था, हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती सर। मेरा पेपर एटलीस्ट 1 घंटे पहले खत्म हो जाता था, 2-3 घंटे पेपर 2 घंटे। फिर मैं 1 घंटे में करता क्या था, पूरा पेपर रिवाइज कर लिए, कुछ छोटी मिस्टेक है वो ठीक कर लिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर ट्राई एंड ट्राई। मेरा मैथ का बोर्ड का पेपर था 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 6 मार्क का था जो मुझे नहीं आता था, पहली बार देखा था मैंने ऐसा क्वेश्चन, टीचर ने नहीं पढ़ाया। 94 मार्क का पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया 2 घंटे में, 15 मिनट में रिवीजन कर लिया, पौना घंटा मैंने उस क्वेश्चन को दिया 6 नंबर का, उसे मैंने 6 बार ट्राई करा, बिल्कुल डिफरेंट था, कभी नहीं करा था मैंने, 6 बार ट्राई करा और उसमें मुझे 3 नंबर मिले, मतलब मेरे 97 मार्क्स आए थे। तो मेरे 3 नंबर बॉक्स वो नहीं आते अगर मेरा टाइम नहीं बचाता। तो मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना है। बाकी जब आपके फाइनल कोर्स हुआ 3 घंटे वाले टेस्ट होंगे, उसमें और तरीके से टिप्स वगैरह बताई जाएंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ है सर, उसमें समझ रहे हैं। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रूल्स framed for the accountant to prepare accounts better. It is issued by the Institute of Chartered Accountants of India. 2 लाइन हो गई। It is mandatory in nature. सर कोई भी चीज अगर ऑप्शनल रखें तो कोई क्यों करे? एग्जाम से अगर ऑप्शनल कर दे तो कोई देगा? कोई नहीं देगा। So it is mandatory in nature, कंपलसरी है फॉलो करना। इससे अकाउंट्स हमारी बहुत बेटर बनती है, कंपेरेबल बनती है, अंडरस्टैंडेबल बनती है। क्लियर हो रही है बात? एक बार बुक से पढ़ते हैं। पेज नंबर है 17 सबसे नीचे, पेज नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। इसमें गाइडलाइंस दे रखी है, मतलब हमें गाइड करने के लिए पॉइंट दे रखे हैं। व्हाट इज गाइडलाइन, तो गाइड करने के लिए लाइन दे रखी है। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 काम लिखे हैं, प्रिपेयर करना मतलब बनाना, दूसरा प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि नॉन कॉमर्स वाले बंदे को भी समझ में आ जाए।
सर पैसा तो कंपनी में इन्वेस्ट डॉक्टर भी करता है, इंजीनियर भी करता है, वो थोड़ी ना कॉमर्स के होते हैं, उनको भी हमारे अकाउंट्स देख करके समझ में आ जाए कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं। तो हमारी मेडिकल की रिपोर्ट ब्लड टेस्ट करते हैं, मेडिकल की रिपोर्ट ऐसी बन करके आती है कि आम आदमी भी समझ लेता है। मैं भी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ लेता हूँ, आप सभी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करो, क्या लॉ बता रखा है कि इसके जो जिसका मेडिकल टेस्ट कराया उसके पॉइंट्स लिखो और बराबर में लिखो कि रेगुलरली क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, कितने पॉइंट होते हैं, तो हम उससे कंपेयर करके आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा ज़्यादा है कि कम, और वो बोल्ड भी कर देते हैं उसको जो ज़्यादा है या कम, उससे मेडिकल लग जाता है। ठीक बात है, उनको भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हमें आपको रिपोर्ट देनी है, लेकिन नॉन मेडिकल के बंदे को भी समझ में आ जाए। ऐसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नॉन कॉमर्स के बंदे को भी समझ में आ जाए ऐसे अकाउंट्स बनाने। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ब्रैकेट में आईसी क्या है, फुल फॉर्म भी लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म भी लिखनी है। सर अकाउंटेंट मतलब जो अकाउंट्स बनाए, चार्टर्ड मतलब चार्टर्ड मींस स्पेशल अथॉरिटी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मींस एन अकाउंटेंट हु हैज बीन स्पेशल अथॉरिटी टू प्रिपेयर अकाउंट्स एज पर आईसीआई। देखिए सर अकाउंट्स बनाने के लिए कंपनी के कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। किसी के डैडी का बिजनेसमैन हो, उनसे पूछें, मार्केट के अंदर अकाउंटेंट है बहुत सारे, तो कई सालों से अकाउंट्स बना रहे हैं और वो सीए नहीं। जब काम करने बैठा, वो बैठे अकाउंट्स बनाने के लिए, थोड़ा बहुत आ गया आइडिया और करते रहे, फिर क्लाइंट बनते रहे, नॉलेज अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, वो अकाउंट बनाते रहे, तो वो थोड़ी बहुत ही आती है। जो अकाउंट्स चेक करने के लिए आता है, जैसे ऑडिटर बुलाते हैं, कंपनी के जो अकाउंट्स चेक करने के लिए आता है, जो ऑडिटर बुलाते हैं, उसके लिए कंपल्सरी ये वाली डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसमें कोई नॉर्मल अकाउंटेंट, कोई बीकॉम, कोई 12 वाला नहीं चलेगा, उसमें ऑडिटर नहीं चलेगा, सीए चलेगा, उसमें कंपल्सरी। बाकी कंपनी के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ अकाउंट्स की, उसमें कंपल्सरी नहीं, वो बात अलग है। इंडिया में ग्रेजुएट बहुत सारे हैं, सीए काफी सारे हैं, तो कंपनी वाले बिना क्वालिफिकेशन के जॉब देंगे, ये बात अलग है, लेकिन एलिजिबिलिटी में नहीं, रिक्वायरमेंट में। ठीक है, अगला पॉइंट है आईसीआई हैज सेट अप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एएसबी। ये नाम भी हमें याद करना है, उस बोर्ड का नाम एएसबी, उस कमेटी का नाम, उस 8 लोगों की टीम का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी, ये कंपलसरी है सर, ऑप्शनल नहीं। क्लियर हो गई ये बात? हमने 5 पॉइंट याद कर रहे हैं सर, हम 5 मार्क के हिसाब से लिख करके जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स बता दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, क्यों बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड फॉर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी क्या है सर? स्कूल में स्कूल ड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है? स्कूल ड्रेस क्यों पहननी होती है हमें? घर के कपड़े पहनने में क्या दिक्कत, समझ में नहीं आएगी किताबों में, क्यों बनाए जाते हैं? परफेक्ट है, बिल्कुल। यूनि मतलब सिंपल, फॉर्म मतलब फॉर्मेट, सभी सेम दिखे। मतलब अभी हम क्या होता है कि हमारे माइंड में भाई पेरेंट्स ये बात डालते हैं कि बेटा ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का, ठीक बात है, लेकिन स्कूल में हर बच्चा सेम कपड़ों में आया हुआ है, कोई सिख हो, कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, सब बराबर लग रहे हैं। मतलब सब में अपने टैलेंट की वजह से डिफरेंशिएशन है। मतलब मेरी क्लास में भी बच्चा पढ़ता नहीं नाला है, अरे वो बच्चा पढ़ता, तो ये जो डिफरेंशिएशन उसके टैलेंट के दम पर ही है। हम उसके मतलब कोई रिच है तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, कोई पूरा तो अच्छे कपड़े पहन के, इस वजह से डिफरेंस नहीं है। ठीक, ये चीज सिखाई जा रही है यूनिफॉर्म के थ्रू। तो हमारे अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी क्यों आएगी? क्योंकि मैं मान लीजिए दिल्ली में बैठा हूँ अकाउंटेंट, मैं भी किसी वाले बुक को पढ़ के अकाउंट्स बनाऊंगा, कोई मुंबई में बैठा है अकाउंटेंट, वो भी इस बुक को अकाउंट्स बनाएगा, सबके अकाउंट्स सेम बने, यूनिफॉर्म। तो अगर मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना, तो ऐसा ना इस कंपनी के अकाउंट्स तो बड़े सुंदर से सजे हुए हैं, इस कंपनी के अकाउंट्स थोड़े मतलब कोई ऊपर कोई चीज कोई नीचे लिखी हुई तो ढंग से नहीं सजे हुए, तो ये वाला अच्छा इंप्रेस कर देगा, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सब अकाउंट सेम होना चाहिए, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, सिर्फ कंटेंट ही अलग हो, इसकी सेल 50 करोड़, इसकी 60 करोड़, सिर्फ कंटेंट अलग हो, फॉर्मेट सेम। यूनिफॉर्मिटी वाला ये चीज सिखा रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स का, सबके अकाउंट सेम बने, यूनिफॉर्म बने। सेकंड पॉइंट, प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनेंगे, जो रिपोर्ट कार्ड होती है अकाउंटेंट की, वो और बेटर समझ में आए। हेल्प्स ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग द अकाउंट। ऑडिटर कौन? जो अकाउंट्स चेक करने के लिए, अकाउंट्स बनाता नहीं है,
अकाउंट्स चेक करने के लिए आता है, उसे ऑडिटर कहते हैं। ऑडिटिंग मतलब चेक करना अकाउंट्स को। तो अकाउंट्स को चेक करने में उसको आसानी होगी, उसके माइंड में होगा मुझे ये पॉइंट ये पूरी चेक करना है। नेक्स्ट फैसिलिटेटिंग मतलब फैसिलिटी देना, सुविधा देना। फैसिलिटेटिंग द मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। ये एंटिटीज लिखा हुआ है, इसको ठीक कर ले, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंटिटीज आएगा। ENTITIES, ENTITIES, एनहांसिंग। अच्छा मैं सुना है दोस्तों, दो एंटिटी मतलब बिजनेस। बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी। तो दो या दो से ज्यादा कंपनियों के मुझे अकाउंट्स कंपेयर करने हैं, तो मैं इस अकाउंटेंट्स की हेल्प से कंपेयर कर सकता हूं, सबके सेम बनेंगे। एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर रिलायबिलिटी क्या है? भरोसेमंद। सिंपल सी बात सर, आपके लिए अकाउंट्स बिल्कुल नहीं है। आप 4 जगह ट्यूटर से ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको चारों का समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको तो जीरो है ना उसमें। सिंपल सी बात, भैया सपोज 10th क्लास तक मैथ पढ़ रहे हो, आपको मैथ आती है, अब 10th क्लास में से ट्यूटर के पास गए ट्रायल क्लास लेने के लिए, और उसको आपको समझ में नहीं आया, तो आपको पता मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, मुझे तो मैथ आती। समझ आ रही है बात? अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी नहीं आता आपको, 4 जगह आप ट्रायल लोगे, आपको चारों का समझ में आएगा। रिलायबिलिटी क्या है कि आपने एक ऐसा पे सर, आप फॉर एग्जांपल जैसे सीए की डिग्री है सर, आपको ट्रस्ट है उस पर रिलायबिलिटी, सर सीए तो पक्का बेकार नहीं पढ़ा, हमने गलत नहीं पढ़ा। सीए की डिग्री अगर है तो जो अकाउंट्स ए से लेके जेड तक सबसे फाइनल की होती है वो सीए फाइनल। सीए फाइनल से ऊपर अकाउंट्स पूरे इंडिया में किसी कोर्स के अंदर नहीं है, तो जिसने सीए फाइनल के अकाउंट्स पास कर रखे हैं उसको अच्छा अकाउंट्स आते नहीं किसी को। तो रिलायबिलिटी भरोसा मतलब क्या, भरोसा करके आ मेरे पास। तो अब यहाँ पे करना चाहूँगा आपको कि रिलायबिलिटी का पॉइंट क्या है कि मैं जब ऑडिटर अकाउंट्स चेक करने जा रहा, सामने वाले ने अगर एएस फॉलो कर रखे हैं, ये फॉलो कर रखे हैं, तो रिलायबल भरोसेमंद रहेगा। तो जब ऑडिटर हम अकाउंट्स चेक करते हैं तो रिपोर्ट में अपनी स्टैंप लगाते हैं, साइन करते हैं, तब लोगों को रिलायबिलिटी भरोसा आता है कि अकाउंट्स सही, गलत नहीं, मैं पैसा लगा सकता हूं। सिंपल सी बात समझो, मुझे किसी कंपनी में पैसा लगाना है, उस कंपनी की सेल उसने अकाउंट्स में रखी है 10 करोड़ है, मुझे 10 करोड़ है तो मैं चेक करने जा रहा हूं वहां पर, बस अकाउंट पे भरोसा करके मैं लगा। ठीक बात है, बैंक अकाउंट पे भरोसा करके लोन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द यूजर्स। सर पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 6 दोनों सेम है, बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा करने के लिए लिख दिया सेम बात, अलग लैंग्वेज। जो यूजर्स हैं अकाउंट के, जो अकाउंट्स को यूज करेंगे, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, बैंक लोन, लेंडर्स, ये सब अकाउंट्स के यूजर्स हैं। ये इनको इनके बीच में कॉन्फिडेंस आएगा अगर अकाउंट्स एएस को सब कुछ फॉलो कर रखा, हमने अकाउंट्स बनाते जाए सब कुछ फॉलो कर रखा है तो कॉन्फिडेंस आएगा कि सब कुछ सही है, गड़बड़ नहीं। 2009 में क्राइसिस आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, मैं भी लेके से पूछना अपन को आइडिया होगा, मतलब मंदी जिसे कहते हैं, रिसेशन 2009 में आया इंडिया, लास्ट रिसेशन वो था, सेकंड लास्ट, कोविड लास्ट रिसेशन था 2020 का, उससे पिछले 2009 का। 2009 में रिसेशन आने की सिर्फ क्या वजह थी? सिर्फ एक आदमी था, मिस्टर राजू महालिंगम, सत्यम, इंडिया की टॉप 3 आईटी कंपनी जिसका काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना, उसका जैसे डेटाबेस बनाना, ये काम होता है आईटी कंपनी का। तो टॉप 3 कंपनी सत्यम, उसका करोड़ों रुपए का प्रॉफिट था। तो राजू महालिंगम उसके जो ओनर थे, जो सीईओ थे, वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने कहा कि मैंने फ्रॉड कर दिया, हमारा कई सालों से लॉस चल रहा, फिर भी मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, बस मतलब रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए, इन्वेस्टर्स का भरोसा रखने के लिए। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इतने ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं कि अब मैं आगे मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं खुद ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, खुद ही सरेंडर कर रहा हूँ। तो एक कंपनी में लाखों लोगों का पैसा लगा होता है, कहीं कोई जॉब लगी होती है, एक बड़ी कंपनी के खत्म होने से उसका इफेक्ट कई जगह पड़ जाता है। सिर्फ 1% की वजह से रिसेशन आया, उसका जो सीए था उससे भी डिग्री छीन ली गई, क्योंकि उसने पैसे खा रखे थे, उसको पता लग गया था कि अकाउंट में बहुत गड़बड़ कर रखी है, फिर उसने पैसे लेकर के साइन कर लिए ऑडिट रिपोर्ट पर। तो ये हम कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं सर
कि ऑडिट रिपोर्ट मतलब सही उसमें देखो डिग्री उसकी छीनना ज़रूरी था, क्योंकि बाकी लोगों के सीए में भी डर बैठे कि मैं गलत रिपोर्ट पे साइन नहीं करना, पैसे लेके साइन नहीं करना। हाँ, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन विंडो ड्रेसिंग देखो क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग ना लिमिट में करनी चाहिए। जैसे हर कोई को सैलरीड एम्प्लॉई की तो सैलरी अकाउंट में पूरी आती है, वो तो कुछ छुपा ही नहीं सकता सैलरी, उसको तो पूरा टैक्स देना ही पड़ता। तो बिजनेसमैन लगभग 99% चोरी करते हैं, 99%। इनकम टैक्स में तो बल्कि ये कहावत है, ईमानदार हो इसे चोरी करने का मौका नहीं मिलता। तो हर कोई चोरी करता है, लेकिन हमारी समझ क्या है कि लिमिट में करेगा। ठीक, मतलब जैसे सपोज मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, 6 लाख दिखा दो नंबर 1 में शो कर दो, उसके हिसाब से टैक्स भर दो। ठीक, 10 लाख की इनकम वाले 1 लाख रुपए दिखा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसने ऐसा करा कि लॉसेज है लेकिन वो प्रॉफिट दिखा रहा है क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। छोटी मोटी रिपोर्ट तो मैनेज हो जाती है, छोटे मोटे पेंडल खत्म हो जाता है। ठीक है, Question number 15. What is the main objective of setting the accounting standards? The objective of setting accounting standards is to bring uniformity in accounting practice. Point number 1 पिछले क्वेश्चन का, and to ensure transparency, consistency, comparability. Transparency मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे, कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है सारे इन्वेस्टर को साफ साफ दिखे, कोई चीज छुपी हुई ना हो। ट्रांसपेरेंसी जैसे मूवीज में कहते हैं रिलेशन में, फिर हमारा रिलेशन बड़ा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कुछ तुम नहीं छुपाओगे मुझसे, कुछ मैं नहीं छुपाऊंगा, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो वो चीज़ है अकाउंट्स में हमारा ट्रांसपेरेंसी रहे, ये अकाउंट कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ी चल रही है वो इन्वेस्टर को पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब दिखे, जो चीज़ जरूरी है। और इनफैक्ट मॉडल का काम ये भी होता है कि हमें लग रहा है कि कुछ कंपनी के अंदर होने वाला है, श्योर नहीं है, ये भी रिपोर्ट में लिख देते हैं। के अंदर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट, इसे बोलते हैं टॉपिक के नाम से। जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ जैसे कंपनी में केस चल रहा है, मुझे लगता है हारने वाली, हम ये भी रिपोर्ट नहीं देते, कंपनी में केस चल रहा है 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर ये हार गई। इसमें क्या होगा, हमें जो कंपनी का ओनर है वो बोलेगा लिखो मत रिपोर्ट में, कभी होना के सारे इन्वेस्टर डर जाएंगे पैसा निकालने के, लेकिन नहीं, हमारा काम है भाई रिपोर्ट करना। ठीक है, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है एएस क्या होता है। अब आगे देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर जैसे लैंग्वेज की बात करते हैं सर, तो सर हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, मतलब आपको अगर इंग्लिश आती है तो पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। इट इज अ कॉमन लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में। डॉलर सर कंट्री अमेरिका की करेंसी है, रुपी इंडिया की करेंसी है, तो हर कंट्री के पास ये ऑप्शन होता है कि अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करे या कोई भी कॉमन करेंसी ले। ठीक बात है। आईएफआरएस इस मतलब इंटरनेशनल अकाउंट्स के स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक, मतलब इंटरनेशनल अकाउंट्स के जो डिपार्टमेंट है उसने बना रखा है आईएफआरएस, और हर कंट्री को बोला हुआ है चाहे तो ये वाले फॉलो कर लो अपनी कंट्री में, या अपनी कंट्री के अलग बना लो आपकी इच्छा। इंडिया वालों ने अपने अलग बना रखे हैं। यस, और अभी अमेरिका में आईएफआरएस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक अमेरिका का ही बढ़ रहा है, हम इंटरनेशनल बढ़ रहे हैं। जैसे इंटरनेशनली ये टर्म होती है आईएफआरएस, अगेन सर डिटेल में हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए टॉपिक क्या है। 2 से 3 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आज तक जो भी आया है किया है, तो स्कूल में तो छुड़वा भी देते हैं, एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि 11th क्लास में क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में होते हैं। यदि मेरा काम कोर्स में है तो बताना। यहाँ से देखें सर, इंडिया में 90% चीज़ें सर मैक्सिमम मतलब हमारी नेगेटिव चीज़ें की कॉपीड होती है बाहर से। जैसे डॉलर का साइन किया, कॉपी कर रखा है, डॉलर का साइन किया, सो किसी को देख करके कॉपी कर रखा है। 2011 में लॉन्च हुआ था रुपये का साइन। 99% जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है
वही कॉपी पेस्ट कर रखा है एएस के अंदर। ठीक, जहां डिफरेंस है मैं वो बता रहा हूं आपको। ये डिफरेंस है बस। जो हमारी लॉन्ग टर्म वाली एसेट्स होती है, जो लंबे समय तक चलेंगे, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इसको हम जिस प्राइस पे खरीदते हैं वो तो हमें पता होता है, बिल में लिखा होता है, लेकिन मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो अपने अकाउंट्स बनाते टाइम, हर साल की फाइनल रिपोर्ट बनाते टाइम उसे कॉस्ट पर दिखाएं कि मार्केट वैल्यू पर दिखाएं। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि कॉस्ट पर दिखाओ और आईएफआरएस कहता है कि मार्केट वैल्यू पर। आपके बुक में इतना लिखा हुआ है, बड़ी पीछे की कहानी नॉलेज के लिए डिस्कस करना है। हां जी सर मार्केट इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया की कंपनीज में, सर तो वो दिक्कत होती होगी वहां के मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं या कॉस्ट में रिकॉर्ड करते हैं? दिक्कत कैसे होता है? तो सभी की कॉस्ट पे है ना। यस सर। सुनो, यहाँ पे सभी की कॉस्ट पर है। सुनो, अच्छा एक बात बताओ सर, इस स्कूल की ड्रेस ब्लू कलर की है, इस स्कूल की ड्रेस ब्राउन कलर की है, तो दिक्कत नहीं होती होगी? दिक्कत होती नहीं होगी, क्योंकि उस स्कूल में सभी की ब्लू है, उस स्कूल में सभी की ब्राउन है। तो जब एक फॉरेनर का इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो वो कंपेयर इंडियन कंपनी से करेगा दूसरी इंडियन कंपनी को, दोनों की कॉस्ट पर है। जो ना कंफ्यूजन है। तो इंडिया में ऐसा ऑप्शन आ गया होता कि बेटा जिस कंपनी की मर्जी कॉस्ट पे दिखाओ, इस कंपनी की मर्जी मार्केट वैल्यू पे दिखाओ, तो कंफ्यूजन होती। समझ आ रही है बात? सर फिर तो इंडिया की इकोनॉमी और बाहर इकोनॉमी में कमी आती होगी हमेशा। क्यों? मार्केट वैल्यू घटती क्यों है? इसमें बढ़ती। पहले मैं कंप्लीट करता हूं, उसके बाद डाउट लेता हूं। लॉन्ग टर्म एसेट्स को कॉस्ट पर दिखाओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है। लॉन्ग टर्म एसेट को मार्केट वैल्यू पे दिखाओ, अकाउंटिंग आईएफआरएस ये कहता है। एएस क्यों कह रहा है सर? एएस इसलिए कह रहा है, वो कह रहा है आपको जब एसेट बेचनी ही नहीं है तो मार्केट वैल्यू देखी क्यों है? हमने बिल्डिंग खरीदी है बिजनेस करने के लिए, मशीन खरीदी है गुड्स बनाने के लिए, आप मार्केट वैल्यू देखी क्यों है? इसलिए हमेशा कॉस्ट पर दिखाते हैं। आईएफआरएस वाला कह रहा है कि मार्केट में वैल्यू जितनी है आज की डेट में उस वैल्यू पर दिखाओ। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग खरीदी हमने कई साल पहले 10 लाख की, आज वो 1 करोड़ रुपए की हो गई। हमारे इन्वेस्टर को पता है हमारे 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग लगी हुई, मार्केट वैल्यू पर दिखाओ, ये क्या था? इसके पीछे सिंपल सर यही बात है सर, काम वो होता है यूजर के हिसाब से। इंडिया में सिर्फ 4% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, यूएस में 50% लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। यूएस में अकाउंट्स देखने वाले लोग ज़्यादा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, तो अकाउंट्स उनको दिमाग में रखते हुए उस हिसाब से बनाए जाते हैं। इंडिया में क्योंकि इन्वेस्टर कम है शेयर मार्केट में लगाने वाले, इसलिए उनको माइंड रखते हुए नहीं बनाए जाते। तो ये वजह क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज आईएफआरएस? फुल फॉर्म लिख रहे हैं जी पहले लाइन इसकी, लिखिए ये मतलब पढ़ना है। आईएफआरएस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पहले फुल फॉर्म हुई, उसके बाद आईएफआरएस आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी एएस ही है, डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ब्रैकेट में आईएएस। हमारे इंडियन वाले बोर्ड का नाम क्या था? एएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इंडिया वाले बोर्ड का नाम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी। और इस वाले का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, आईएएसबी। ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है, फुल फॉर्म भी याद रखनी है। आगे आईएफआरएस आर प्रिंसिपल बेस्ड, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एएस आर रूल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या है कि उनको लॉजिक्स के हिसाब से अगर कुछ भी चेंजेस करने हो आईएफआरएस वालों तो वो चेंजेस कर लेते हैं। एएसआर रूल बेस्ड का मतलब जो डेबिट क्रेडिट का रूल फिक्स हो गया उसी को फिक्स तरीके से हमें फॉलो करना, उसको चेंज नहीं करना। तो समझो प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब हमारा सिद्धांत, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे इन्वेस्टर को हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन देनी है, करंट इंफॉर्मेशन देनी है, प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन देनी है, चाहे कंडीशन खराब हो चाहे अच्छी हो।
तो हमें अकाउंट्स में मॉडिफिकेशन उस अकॉर्डिंग ही करनी है, और जो इंडियन एएस है वो रूल बेस्ड है सर, जो रूल हमने बना दिया कॉस्ट पर दिखाओ कॉस्ट पर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट, मतलब फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एएस आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सर लास्ट के 2 पॉइंट नोटिस करो, डिफरेंस वाले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन मतलब आ जाए डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड AS, तो लास्ट के 2 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल कि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 2 ही पॉइंट है, तो ऐसे में क्या करें आप, पहले एक्सप्लेन करो कि AS क्या है, फिर एक्सप्लेन करो कि IFRS क्या है, फिर एक्सप्लेन करो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। समझ आ रही है बात? सर पर IFRS तो फिर सही है ना, मतलब प्रिंसिपल बेस ही होना चाहिए, हमारी इंडिया में भी प्रिंसिपल बेस ही होना चाहिए। मैंने कहा ना इन्वेस्टर ज्यादा नहीं, इसलिए उस हिसाब से अकाउंट बनाते हैं। सर देखो सब क्या है, सर कार बड़ी कंफर्टेबल है, हर घर में होनी चाहिए फिर तो, लेकिन सर उसकी दिक्कतें भी, इंडिया में जगह की दिक्कत है, एरिया कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए सभी के लिए कार नहीं होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट भी ऐसी कोई पॉलिसी बना नहीं रही जिसमें सभी के पास कार हो। समझ आ रही है? लेकिन अमेरिका में पॉलिसी बनती है ऐसी, सभी के पास कार हो, तो हमें जगह के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, नीड के हिसाब से अपनी पॉलिसी बनानी है। ठीक है? सिंगापुर में एक टाइम ऐसा था कि इतनी कारें हो गई थी कि सड़क पर चलने की जगह नहीं। गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या करा, टैक्स रखा था 400%, मतलब अगर मुझे 10 लाख की कार खरीदनी है तो मुझे 40 लाख टैक्स देना होगा और 10 लाख कार के देने होंगे, 50 लाख देना होगा, तब जाके कंट्रोल में आई, कार की सेल कम हुई तो कंट्रोल में। तो पॉलिसीज नीड के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, हर कंट्री पे सेम चीज सूटेबल हो वो सही नहीं है, हर चीज सब के लिए सही नहीं होती। कोई चीज अगर बहुत अच्छी है तो जरूरत नहीं सभी के लिए अच्छी है, ठीक है ना? और अभी तो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, हमें तो नॉलेज ही नहीं, हम जब सीखेंगे तो हम लर्निंग लेंगे। मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ जी AS और IFRS। फटाफट से रेडी है, 2 मिनट लगा करके क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चारों क्वेश्चंस की फटाफट आ जाएगा। रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, कि अगर सर ये अकाउंट्स स्टैंडर्ड को फॉलो करके अकाउंट्स बनाए हैं, ऑडिटर ने अपनी स्टैंप लगाई है, साइन करे, तो भरोसा रहेगा कि अकाउंट सही हो। सर इसीलिए सेकंड सर आपके स्कूल में आपको लीव लेनी है, लंबे टाइम की 15-20 दिन की आपको घूमने जाना है और लीव मिल नहीं रही, तो आपकी नोन में अगर कोई डॉक्टर है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना कर दे देता है कि आपकी हेल्थ ओके नहीं है, तो आप इसलिए बेड रेस्ट पर ऐसे आप स्कूल नहीं जा सकते। तो जब वो अपनी स्टैम्प और साइन लगाता है तब स्कूल वालों को ट्रस्ट आता है कि सही हो, रिलायबिलिटी से क्या ये मेडिकल डॉक्टर के पास अब लिखवा ठीक है वो फेक ना। हाँ है तो वो फेक। स्कूल वाले क्या हाँ जी, जब डॉक्टर की भी डिग्री डॉक्टर की जैसे आप कैसी डिग्री कहते हैं इसका अकाउंट करना बिल्कुल छीन सकती है, बिल्कुल छीन सकती है, रिस्क होता है, इसे कोई खास के लिए करता है वो। और तब करता है जब जैसे ना हमें क्या होता है, हम ना सेफ्टी लेके चलते हैं भाई, जैसे कि डॉक्टर ने गलत सर्टिफिकेट बना दिया, हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं ये लड़का तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर सर्टिफिकेट बना दिया, तो चेकिंग करने के लिए वो कहेगा डॉक्टर साहब उस टाइम तबीयत खराब थी इसकी, इसलिए मेडिसिन इसलिए ठीक हो गया,
ये बात बोल सकता है, मतलब हम वो सर्टिफिकेट ऐसे ऑप्शन आता है कि खुद सेफ्टी रहे, वो ऐसी बीमारी नहीं लिखेगा तो प्रेजेंटली दिख जाएगी कि इसने फेक लिखा हुआ। समझ आ रही है बात? जब अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में वो बीमारी भी ऐसे ही लिखेगा। जैसे मुझे अपनी वाइफ के मेरे एग्जाम्स थे, वाइफ के एग्जाम्स थे, वो स्कूल में जॉब करती है और उसे हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, स्कूल से लीव नहीं मिल रही थी, तो हमने सर्टिफिकेट बनवाया था, फेक बनवाया था सर्टिफिकेट। तो उसने भी ऐसा लिखा था कि बैक पेन है और मतलब सिवियर बैक पेन, तो ये उठ नहीं सकती, ये लिखवाया था उसने ये लिखा था अपनी साइड से, क्योंकि वो चीज़ की पकड़ी जाएगी बैक पेन, तो हम कह सकते कि भाई ठीक हो गया या कुछ हो गया, ठीक बात है। हम अकाउंटेंट भी सेम बात बताता हूँ कि हम अकाउंटेंट भी क्या करते हैं कि अपने पास जब अकाउंट्स चेक करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास सबसे सेफ्टी साइड पता है क्या है? इस इतनी बड़ी कंपनी, इतनी सारी ब्रांचेस, एक हफ्ते में सारे अकाउंट कैसे चेक हो जाए? पॉसिबल ही नहीं। ये हमारे पास सेफ्टी है। तो हम कुछ चीज़ें हमें पता है कि कहाँ कहाँ भला करते हैं, वो चीज़ हमने बिल चेक कर ली, अपने पास उसकी फोटो स्टेट रख ली, अपने पास डायरी में लिखते रहे कि ये हमने चेक कर लिया, ये हमने चेक कर लिया, ये ठीक है, उसको रिपोर्ट बना दी। अगर फेक है कंपनी पता लग गया तो हम कहेंगे हमने तो ये सब चीज़ें चेक करी थी, चीज़ सही थी, उसका कहाँ तक चेक करते हैं? हमारे पास सेफ्टी साइड है कंप्लीट, मतलब रिस्क 100% रिस्क नहीं, ठीक है, रिस्क 100% नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कंपनी में होता है ना सत्यम वाला केस कि अरबों रुपए की प्रॉफिट दिखा रहा है लेकिन अरबों रुपए का लॉस है। वो क्या कर रहा था, उसने अपने यहाँ 1000 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय दिखा रखे थे और उसकी सैलरी अपनी जेब में ले रहा था। मतलब कंपनी में सपोज 5000 एम्प्लॉय हैं, उसने दिखा रखा था 6000 एम्प्लॉय और 1000 एम्प्लॉय की सैलरी अपनी जेब में ले रहा था हर महीने। हाँ जी, पैसे तो उसके थे, प्रॉफिट तो कंपनी में लाखों रुपए पैसा लगा होता, अकेले नहीं होती कंपनी में, अकेले देखो सिंगल ओनर नहीं है। जो कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है ना, बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाएगा आपको, जो कंपनी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें कोई एक ओनर होता ही नहीं है। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो मैं भी ओनर हूँ रिलायंस का, थोड़ा मुकेश अंबानी अकेला ओनर। रिलायंस में घपला होगा तो मेरा भी नुकसान होगा, रिलायंस तरक्की करेगा तो मैं भी तरक्की करूंगा, ठीक है। तो जो कंपनी वाले में ऐसा होता है, पार्टनरशिप वाले में आप जो कह रहे हो ऐसा होता है कि पार्टनरशिप में जो ओनर्स हैं तो उसमें घपला करेंगे तो उन्हीं का नुकसान है, कंपनी में ऐसा नहीं होता, लेकिन ठीक है, कंपनी में लाखों लोगों का पैसा लगा होता है। अच्छा जी, और कोई डाउट आता है किसी का? क्वेश्चन 15th क्वेश्चन में 14 को एक्सप्लेन कर रखा है, समझ लो क्वेश्चन पर 14 जो 1 मार्क में आ गया, तो 15 बना दिया मैंने उसका। सर कंसिस्टेंसी क्यों बोला है यहाँ पर? कंसिस्टेंसी इसलिए बोला हुआ है कि इस साल कभी कॉस्ट पे दिखा रहे हो, अगले साल मार्केट वैल्यू पे दिखा रहे हो, ऐसा ना हो। और प्लस आने वाले चैप्टर्स में हम चैप्टर्स कुछ ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें 2-3 मेथड्स हैं और अकाउंट्स में उसको ऑप्शनल कराया गया है कि जिस कंपनी को अपने अकॉर्डिंग जो सूटेबल है मेथड यूज कर ले, लेकिन एक बार यूज कर लिया तो वही फॉलो करना है हर साल, चेंज नहीं करना वाला। दिस इज कंसिस्टेंसी। सर टैक्स की वजह से ना सरकार को टैक्स का नुकसान ना हो, ये सिर्फ ये वजह नहीं है, तो मतलब आसानी से कंपेयर कर सके इसलिए भी। तो वो टैक्स पता क्या होता है, मैंने आपको जैसे किसी चीज के कोई लॉ बना हुआ है उसको मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये एग्जांपल है इसलिए ये लॉ बना हुआ है, क्योंकि उसकी वजह बहुत सारी होती है। भाई मुझे देखो पता क्या होता है, कंपनी वाले जो ओनर होता है, जो मैनेजर होता है, उसे कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा भी दिखाना है क्योंकि लोन लेना है, उसे प्रॉफिट कम भी दिखाना है क्योंकि टैक्स कम करना है। उसको मैनेजमेंट ऐसी रखनी होती है कि अब उस टाइम उस साल को क्या पर्पस है, उसको उस साल पर्पस का लोन लेना है या उस साल का उसका पर्पस टैक्स कम करना है, इस पर डिपेंड करता है। कहते हैं पैसे उसी को मिलता है, इसके बाद पैसा होता है, इसके बाद पैसे में से लोन भी नहीं मिलता, इसके बाद अच्छा पैसा है, अच्छी एसेट्स हैं, खूब बढ़िया तरक्की कर रहा है, उसे को लोन मिलता है। लोन से हर बिजनेसमैन लेता है, ये सोचे कि मुकेश अंबानी पे लोन नहीं है, टाटा बिरला पे लोन नहीं है, लोन सभी पर है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है सर, अपने पैसे पे लोन कमाए रहे हैं, दूसरे के पैसे पे कमाने का फायदा होता है लोन में। हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर कि दूसरे के पैसे पे भी कमाया जा सकता है, कम ब्याज पे लोन लेकर और ज्यादा ब्याज पे परसेंटेज पे पैसा कमा। और कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन 70 से पहले यही बनाते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये भी अकाउंट्स के लॉ बनाए हुए थे लेकिन थ्योरेटिकल ही रह गया है कि अकाउंट्स को बेटर तरीके से बनाया जाए, सब कुछ सिस्टम बनाया जाए, कोई इसका कोई लॉ नहीं है, इसका कोई बुक नहीं है, इस पे कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है। कोई पढ़ना है एक बार, फुल फॉर्म याद रखनी है हमें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Accounting principles, concepts and conventions, सिद्धांत, commonly known as generally accepted accounting principles, are the basic rules
दैट डिफाइन द पैरामीटर्स, किस हिसाब से हमें काम करना है, एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, जो हमें लिमिटेशन का ध्यान रखना है, विदिन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। These principles are the theory based accounting, theoretical बातें हो रही है इसमें अकाउंट्स के बारे में कि हमें अकाउंट्स ऐसी बनानी है वैसे बनानी है, on the basis of which financial statements are prepared. In other words, they are the guidelines for preparing the financial statement. क्लियर हो गई जी बात? theoretically पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन पर 17 बचता है, dual aspect objectivity principle। सर 18 का वर्ड बता दो। हाँ जी, 18th क्वेश्चन तुम्हें तो बताया ना अभी, सर नहीं क्लियर हुआ। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हमें गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाने चाहिए, अपनी लिमिटेशन का ध्यान रखना है, अपने रूल्स का ध्यान रखना है, फ्रेमवर्क का ध्यान रखना है। गाइडलाइंस में स्टैंडर्ड फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं हुआ, मैं कहना थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट ये बनाया, जैसे पता क्या होता है, जैसे कोई डेफिनेशन है, वो कई सारे राइटर्स ने डेफिनेशन दे दी, तो जो बेस्ट डेफिनेशन है वो फॉलो की जाती है हर जगह, बाकी की सिर्फ बुकिश रह जाती है, तो ये वैसे ही जो बुकिश रह जाती है। ठीक है जी, अब पीछे फैन का बटन होगा, प्लीज ऑन कर दीजिएगा। बाकी ऑन करो, ये भी है, ये भी ध्यान से देखिए सर। अकाउंट्स में दो वर्ड हैं सर, डेबिट और क्रेडिट। ये वर्ड कुछ चैप्टर्स के बाद हर चैप्टर में यूज किए जाएंगे, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि क्या चीज़ है। मैं ये वर्ड में डिटेल में नहीं जाना, तो कौन सा टॉपिक के अंदर है उसमें मैं डिटेल जाना चाह रहा हूँ, समझना चाहिए सर। दो बार रिकॉर्डिंग करके, दो जगह रिकॉर्डिंग करके क्रॉस चेक हो जाता है। क्रॉस चेक कैसे हो जाता है, ध्यान से सुनिए। तो मेरे डैडी जो है वो पैसे ला करके अलमारी पर रख देते हैं, और उन्होंने पता कि मैंने 10,000 रुपये रखे अलमारी में, और कुछ दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद उसमें 4,000 रुपये रहे, तो 6,000 रुपये खर्च हो, तो उन्होंने अपना बना रखा है अकाउंट। ठीक, मैं जब भी वहाँ से पैसे निकालता हूँ सर्च करने के लिए, मैं अपने पास लिख लेता हूँ, आज 500 रुपये स्टेज में खर्च हो गया, 200 रुपये स्टेज में खर्च। एक हफ्ते बाद हम दोनों की मीटिंग हुई, बेटा तूने खर्च कितने करे, 6,000 रुपये खर्च करे, आपके हिसाब से कितना खर्च आ रहा है, 6,000, क्रॉस चेक हो गया, तो गलती नहीं, समझ आ रही है बात? मतलब मैं तो क्या कर रहा हूँ, वो खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर रहे, मैं खर्चा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि 500 यहाँ पर 400 यहाँ पर, पूरे हफ्ते में 6,000 रुपये खर्च हो गए। वो कैसे अकाउंट बना रहे हैं कि 10,000 रुपये रखे थे अलमारी में, एक हफ्ते बाद 4,000 बचे, 6,000 खर्च हो गए, समझ आ रही है बात? एक्यूरेसी चेक हो गई, एक्यूरेसी चेक हो गई, समझ आ रही है बात? जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के, हर लेन देन के दो एस्पेक्ट, दो पहलू होते हैं, आपको दोनों ही रिकॉर्ड करना है, एक इस वाली हेडिंग में और एक इस वाली हेडिंग में। और जब साल खत्म हो जाएगा तो हम इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करेंगे, और ये मैच कर रहा है तो हमने सही बनाया। अरिथमेटिकल मतलब मैथमेटिकल, हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं। समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी 5,000, तो मैं दो बातें रिकॉर्ड करूंगा, क्या क्या, सैलरी नाम का खर्चा हो गया और कैश का हो गया। ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन सोचो एग्जांपल, तो मैं आपको उसमें दो आंसर दूंगा, आपको उसमें लग रहा होगा सर दो आंसर नहीं आएंगे, तो पक्का एक ही आंसर आएगा, आपको ऐसा लग रहा हो, सोचो। कंप्यूटर खरीद के लिया है सर, तो कंप्यूटर नाम की एसेट बढ़ गई और कैश नाम की एसेट कम हो गई, दो बातें हो गई इसमें, वो भी ले लो। एक ही बात है ना, जो एग्जांपल कंप्यूटर फर्नीचर में, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ गया, कैश कम हो गया। सर आपने कौन से एग्जांपल लिया था पहले आपकी तरफ से? सैलरी पे करेंगे, तो सैलरी नाम का खर्चा ये अलग रिकॉर्ड करूंगा, खर्चा हो गया और कैश कम हो गया। पर दोनों में वो तो कम ही आएगा। ऐसा ना एक उसमें बढ़ेगा। सुनो सुनो, हम ये नहीं देख रहे कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होना चाहिए, तो ना देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर एक लेन देन में दो खाते, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, नीचे देख रहे हैं। दिस इज डुअल एस्पेक्ट। जैसे छोटा दुकानदार क्या करता है, छोटा दुकानदार किसी राम को उधार सामान बेचा, तो अपने रजिस्टर के पीछे लिख लेता है राम 200 रुपये, ठीक। जब वो पैसे दे जाता है उसका नाम काट देता है, वो छोटा दुकानदार ऐसे रिकॉर्डिंग करता है, अपने कस्टमर डेटास को ऐसे रिकॉर्ड करता है। इसी चीज़ को फॉर्मल तरीके से आ जाओ,
तो जैसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनका बिजनेस मतलब अच्छा है लेकिन उतनी ज़्यादा डिटेल में अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करते, वो कहते हैं सर अपने एम्प्लॉय को बड़े प्यार से रखते हैं, क्यों? मैंने कहा ऐसा मतलब सैलरी बढ़ाने में तो बढ़ा देते हैं। कहता है हमारी दुकान पे कुछ छोटी छोटी आइटम जैसे कि पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, छोटी छोटी आइटम हमारी दुकान पर है, और मैंने पहले एम्प्लॉय को ज़्यादा बोल दिया, पेन ड्राइव अपनी जेब में रख लेगा, पता मिलेगा उनको रिकॉर्डिंग करते नहीं, स्टॉक डिटेल रिकॉर्डिंग करती नहीं, तो छोटा दुकानदार इसलिए तरक्की नहीं कर पाता। बड़े बिजनेसमैन में क्या होता है, हर एक चीज़ के लिए स्टॉक रिकॉर्ड है। रिलायंस फ्रेश में जो भी चीज़ सामान जाएगा कंप्यूटर पे रिकॉर्ड होगा, उसमें ऑटोमेटिक स्टॉक आ जाएगा, इतना स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक आउट हो गया। छोटी दुकान पे जाओगे, सर मुझे ये वाली बुक चाहिए, वो अंदर जाएगा गोदाम में, फिर आप बाहर करोगे खत्म होगी बुक, तो जी मैं लिख लेता हूँ कॉपी में, कल मिल जाएगी, ऐसा होता है। लेकिन रिलायंस फ्रेश में क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनके कंप्यूटर के अंदर स्टॉक पहले से मेंटेन है। मान लीजिए 10 किलो एप्पल आ गए, तो स्टॉक में रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे 10 किलो एप्पल, फिर जब बिकते रहेंगे उसमें एंट्री होती रहेगी, तो 4 रह गए, 3 किलो रह गए, 2 किलो रह गए, तो मैनेजर को पता रहेगा कि कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला, तुरंत ऑर्डर कर देगा सप्लायर, खत्म होने वाला बेटा ऑर्डर, उसे चेक करके आने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम मेंटेन होता है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक एस्पेक्ट को इसके नीचे रिकॉर्ड करो, दूसरे एस्पेक्ट को इसके नीचे रिकॉर्ड करो, और सारे कैंडिडेट्स का टोटल करना, टोटल सही आ रहा है तो आपने मैथमेटिकली बिल्कुल सही करा। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, डेबिट के नीचे, क्रेडिट के नीचे, वो आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस है कि डुअल एस्पेक्ट से क्या मतलब है, डबल एंट्री सिस्टम की यूज हम लोग ये होता सिनोनिम है इसके, दोनों टर्म सिनोनिम है। Question number 17, dual aspect objectivity principle. Every transaction entered into has two aspects, debit and credit of equal amount. According to the dual aspect concept, every transaction entered into by an enterprise, again enterprise का मतलब entity, business, proprietorship, partnership, company कोई भी, has two aspects, एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला, दोनों का अमाउंट इक्वल। Simply stated, for every debit there is a credit of equal amount in one or more accounts. Exactly 2 होते हैं। अब आपको जब आप 2 अकाउंट्स वाले सीख जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि 2 नहीं 3 ट्रिपल भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, एक ट्रांजेक्शन का एस्पेक्ट। अगेन मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ A फॉर एप्पल, A फॉर और भी वर्ड्स होते हैं, ये आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से अभी डुअल एस्पेक्ट मतलब 2 ही एस्पेक्ट होता है, अभी इतना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सही टाइम पे बताया जाएगा कि 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है और मोर। इट इज आल्सो ट्रू फॉर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, सेम चीज उसके लिए एप्लीकेबल, मतलब एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा मतलब फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। हैं, ठीक है, आगे। This fundamental equation will always remain good. Good का मतलब हमेशा टेल होगी इक्वेशन में, मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हमेशा इक्वेशन में सेटिस्फाई होगी हमेशा। In other words, accounting equation demonstrate the fact that for every debit there is an equal credit and vice versa. सिर्फ दोबारा ले लिखी हुई है, the system of double entry system is based on, ये आपको पता था, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन रेटिंग के नीचे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ें, फुल फॉर्म पूछी हुई है इसके अंदर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बी ऑप्शन आंसर होगा। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, सर अकाउंटिंग कन्वेंशन का एक डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, पढ़ते हैं। डैश रेफर्स टू द जनरल agreement on the usage and practices in social or economic life. अकाउंटिंग कन्वेंशन की डेफिनेशन तो ब्लैंक में से वही आएगा। सर प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते? नहीं, मैं कहा अकाउंटिंग कन्वेंशन की डेफिनेशन ये सारी टर्म्स में इंटर रिलेटेड है। अकाउंटिंग रूल लिखाओ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखाओ, अकाउंटिंग कन्वेंशन लिखाओ, सभी के मीनिंग सेम है। ठीक है, ये तो सिनोनिम्स है। नहीं मतलब जैसे ना किसी की डेफिनेशन कुछ और लिखी हुई है तो उसमें अगर एक वर्ड का भी फर्क आता है ना, तो मतलब जैसे समझ लो चोर और क्रिमिनल,
वो भी क्रिमिनल होता है, लेकिन सिनोनिम नहीं है, लेकिन रिलेटेड भी है। हाँ जी, हाँ जी। अकाउंटिंग कन्वेंशन को दोबारा बता देंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशन देखो बताया ना, प्रिंसिपल्स, रूल्स, कन्वेंशंस, मतलब तीनों का मतलब सिद्धांत है। अकाउंट्स को रूल फॉलो करते हैं, इन सिद्धांतों का, इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो इस नौकरी में सिखाया जाएगा सर आपको जो भी ड्यूटी फॉलो करें, आपको अपने सीनियर का ऑर्डर मानना है, अपना माइंड नहीं लगा सकते उसमें आप, ये आपको सिखाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर। दूसरी चीज कि आपको जो भी करना है वो लोगों की भलाई के लिए काम करना है, उसकी ड्यूटी के लिए काम करना है। वो जो थियोरेटिकल चीज सिखाई जाती है, उसको रूल बोल दो, उसको कन्वेंशन बोल दो, उसको प्रिंसिपल बोल दो, वो चीजें हैं। ठीक है, ये तो अकाउंटिंग कन्वेंशन की डेफिनेशन है, अगर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल की लिखी हूं फिर क्या होगा? पर लिखी हुई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसमें क्वेश्चन 18 में था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1, होल्डिंग गेन्स इन रिलेशन टू स्टॉक्स शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। होल्डिंग गेन्स इन स्टॉक्स should not be used for payment of dividend। होल्डिंग गेन क्या है? देखिए 10 लाख का सर मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, मार्केट में इसकी वैल्यू 12 लाख हो गई, मैंने अभी तक इसको बेचा नहीं, तो 2 लाख रुपये मेरा होल्डिंग गेन, गेन एक प्रॉफिट मैंने होल्ड कर रखा, अभी तक रियलाइज नहीं करा। समझ पा रहे हैं इसको? समझ पा रहे हैं? होल्डिंग गेन का मतलब, होल्डिंग गेन मतलब सर प्रॉफिट हो गया है लेकिन अब तक सेल नहीं करा हमने, अभी सिर्फ मतलब मार्केट में प्रॉफिट है, अभी किताबों में प्रॉफिट है, मतलब अभी हमने बेचा नहीं कुछ। समझ आ रही है बात? दिस इज होल्डिंग गेन। इस प्रॉफिट के दम पर क्या हमें खर्चा करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। होल्डिंग गेन का मतलब जो कि हमने होल्ड कर रखा है उसके बेस पर हमें डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। ये मैं डिस्कस होता है पहले, फिर रिपीट कर देता हूँ। जब कंपनी अपना प्रॉफिट बांटती है इन्वेस्टर्स को, उसको डिविडेंड का नाम देते हैं। डिविडेंड बना है दो वर्ड से मिलकर के, डिवाइड और एंड। तो जो पड़ता है साल के एंड में उसे डिविडेंड कहते हैं। कंपनी जब प्रॉफिट हो जाता है कंपनी को, उसका डिविडेंड बांटती है। तो कंपनी को डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए ऐसे वाले प्रॉफिट जो तक होल्ड कर रहा है। हो जाएगा? तो ये कौन सा बिजनेस का रियलाइजेशन, जब रियलाइज हो, जब पैसा मिल जाए तभी करना चाहिए। Question number 2, if market value of closing stock is reduced below cost price, which of the following concept will play a role? Realization concept, market value सर हमारी कम हो गई है, कॉस्ट से भी कम हो गई है, तो हमें रियलाइज पैसा कम मिलेगा, रियलाइज कम होगा। Question number 3, sale is recognized as revenue। सेल को रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करें? पहला क्वेश्चन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सेल हो गई। तीसरा पॉइंट कहता है डेटर को हमने, कस्टमर को हमने जितने टाइम का उधार दिया था वो उधार पूरा हो गया। और डी ऑप्शन कहता है पैसा मिल गया। तो आंसर बी ऑप्शन है सर, कि जब हमारी सेल हो गई, माल बिक गया, या फिर अगर हम गुड्स नहीं बेच रहे, सर्विस दे रहे हैं, तो जब हमने परफॉर्मेंस दे दी, परफॉर्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डुअल एस्पेक्ट पर। ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं बस। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड, जब फिक्स्ड एसेट बिक जाती हैं तो क्या होगा? हम इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। सर टोटल एसेट बढ़ जाएगी, ऑप्शन ए। टोटल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कर्जे बढ़ जाएंगे, ऑप्शन सी। टोटल एसेट कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। कोई चेंज नहीं होगा। कौन सा सही लग रहा है ये बताइए? डी आंसर है इसका। एक तो आपको टिक नहीं लगाना क्योंकि आंसर में सारे दे रखे हैं चैप्टर के पीछे, तो आपको टिक नहीं लगाना। आंसर डी आएगा। ये समझिए, देखो आप ना उसे को अवॉइडिंग पर जा रहे हैं, बोलो कि डुअल एस्पेक्ट सिखाया जा रहा है, तो उस पर आप समझो कि सर हर चीज के दो इंपैक्ट पड़ते हैं। आपने सिर्फ एक इंपैक्ट सोचा कि सर एसेट बेच के तो एसेट कम हो जाएगी, सी ऑप्शन आंसर आ गया। दूसरा इंपैक्ट भी तो सोचो,
एसेट बेचेंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो एसेट एक कम हो रही है और एक कैश वाली एसेट बढ़ रही है, टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? हाँ जी। पर जब हमने एसेट बेच दी तो वो तो कम ही होगी ना, और कैश आया तो बढ़ेगी तो सर पेमेंट तो देनी होगी ना किसी को। तो कैपिटल एसेट है, हाँ जी, कैश तो कैपिटल एसेट है, कैश कितने का कैपिटल, कैश तो एसेट होती है, कैश तो हमारा कैपिटल एसेट होती है। में कैपिटल का होता है। जो ओनर बिजनेस में घर से दुकान में लेकर के आता है हर एक चीज, इट कैन बी अ मोटर कार, इट कैन बी अ सोफा, इट कैन बी कैश, इट कैन बी बैंक बैलेंस। क्लियर हो गया? समझ पा रहे हैं डी ऑप्शन क्यों है? डुअल एस्पेक्ट का दिमाग में रखो, क्वेश्चन पढ़ो, दोनों एस्पेक्ट सोचो, फिर आंसर दो, तुरंत आंसर नहीं देना। लर्निंग स्टेज है, स्पीड स्लो चाहिए लेकिन करेक्ट आंसर चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन dual aspect principle, B option. Question number 3, money owed from an outsider. Owned, sorry, owned, OWN. OWN किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड? ओनरशिप, मालिकाना अधिकार। एसेट का होता है हमारा मालिकाना अधिकार, ए ऑप्शन। लायबिलिटी होती है, OWN, मनी ओन्ड फ्रॉम आउटसाइडर, पैसे लेने हैं सामने वाले से, देने नहीं है। OWN होता मनी ओड टू आउटसाइडर, तो लायबिलिटी होता। समझ पा रहे हैं आप? रेंट पे करा है प्रोपराइटर के हाउस का बिजनेस के पैसों से, ओनर, प्रोपराइटर मतलब ओनर, जिसके अंडर में अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है, मतलब हमारा बॉस, ठीक है? किसी का रुक जाते हैं। रेंट पे करा है प्रोपराइटर के हाउस का बिजनेस के अकाउंट से बाय कैश, विल क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रॉफिट घट जाएगा। यहां से समझिए सर, बिजनेस का प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं, हम अकाउंटेंट, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम आमदनी, इनकम सिर्फ बिजनेस की लेते हैं और खर्चे भी सिर्फ बिजनेस के लेते हैं। ये खर्चा बिजनेस का नहीं, उसके घर का रेंट है, इसलिए प्रॉफिट नहीं घटेगा उससे। प्रोपराइटर के घर का नहीं होता, ऑफिस की बिल्डिंग का होता, तो फिर प्रॉफिट कम हो जाता। समझ पा रहे हैं? बी ऑप्शन, इंक्रीज द प्रॉफिट। सर रेंट पे करने से प्रॉफिट कैसे बढ़ जाएगा? इलॉजिकल, तो पक्का गलत है। सी ऑप्शन, कैपिटल घट जाएगी। लेकिन यहां समझे, कैपिटल क्या चीज है सर? ओनर, देखो इसे कहते हैं हिंदी में पूंजी, ये मैंने बिजनेस में पूंजी लगा रखी है। जितना पैसा ओनर घर से दुकान में लेकर के आता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। मान लीजिए मैंने दुकान में 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए कैपिटल, और ग्रो करना है, 2 लाख रुपए और लगाए, कैपिटल और बढ़ गई, 7 लाख हो गई। मुझे पर्सनल पैसों की जरूरत है, मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए, कैपिटल 7 की जगह 6 रह गई। समझ आ रही है बात? मतलब कैपिटल बढ़ेगी कब? जब घर से पैसा दुकान में जाएगा। कैपिटल घटेगी कब? कम कब होगी? उल्टा, जब दुकान से पैसा घर में जाएगा। तो ये वही तो ट्रांजैक्शन है। प्रोपराइटर के घर का रेंट पे हो रहा है, मतलब दुकान से पैसा घर में जा रहा है, उसके कैपिटल कम होगी और कैश की तो कम होगा। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन बना डी ऑप्शन। कैपिटल और कैश सेम होता है, कैपिटल और कैश सेम नहीं होता ब्रदर। एक बात बताओ, मुझे कस्टमर ने 5000 रुपए दे दिए, मैं उसको सामान बेच दिया, तो बस कैपिटल बोला तो कैश है लेने ना, कैश हुआ ना वो। मैंने कस्टमर को सामान भेजा, उसने मुझे पैसे दे दिए, कैश दिया, वो कैश है, क्या वो कैपिटल है? तो अलग अलग होती दोनों बातें, ये तो प्रूव हो गया ना उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, डबल एंट्री प्रिंसिपल मींस, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दो बार लिखो एक बात को, सेल सेल, बाय बाय, ऐसे दो बार लिखो, ऐसा गलत लिखा हुआ है। बी ऑप्शन, राइटिंग ऑल एंट्रीज ट्वाइस, ये भी दो बार लिखो, दो बार लिखो। ऑप्शन नंबर सी, फॉर हैविंग एवरी क्रेडिट, हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर ईच डेबिट, तो ये सी ऑप्शन से लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज। 6th क्वेश्चन, व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन एज इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस इक्विटी? ये बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें सीखेंगे बैलेंस शीट बनाना कैसे कैसे, तो बैलेंस शीट में फॉर्मेट में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। बैलेंस शीट पर नहीं जाएंगे हम। तो 4th चैप्टर नंबर 5 फॉर्मूले। सर
ने समझाया नहीं, मैंने रटवा दिया। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये वाली इक्वेशन बैलेंस शीट के अंदर होती है। बैलेंस शीट क्या होती है चैप्टर 17 में समझेंगे डिटेल। चैप्टर 5 में थोड़ा सा उसका फॉर्मेट है चैप्टर 5 के अंदर, वहाँ भी बड़ा मतलब बहुत लिमिटेड था। डिटेल चैप्टर नंबर 17 और 18 वहाँ समझाऊंगा डिटेल। बैलेंस शीट में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं वो स्टार्ट करूंगा तो क्लास में लग जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन, राम ने कार परचेज करी 10,000 रुपए की, 3,000 रुपए तो हिंट टू हिंट दे दिए, बाकी के रह गए 7,000 रुपए। 7,000 रुपए कह रहा है कि मैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो इसकी वजह से क्या क्या होगा हमें ट्राई करना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है टोटल एसेट 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी। बी कहता है टोटल लायबिलिटी कर्जा बढ़ जाएगा 3,000 रुपए से। सी ऑप्शन कहता है एसेट 7,000 से बढ़ेगी, लायबिलिटी भी 7,000 से बढ़ेगी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि बी और सी दोनों चीजें होंगी। बताएं क्या लगता है किसको? एंट्रेंस करें जिसको लगता है कि मुझे आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए। सही है सी आंसर। यहां से देखिए 10,000 रुपए की कार बढ़ी, 3,000 रुपए से कैश कम हुआ, तो एसेट टोटल 7,000 से बढ़ी ना। मेरे पास 10,000 रुपए की कार आ गई, मेरे पास से 3,000 रुपए कैश चला गया, तो मेरी प्रॉपर्टी तो 7,000 रुपए से बढ़ी, ठीक है। और 7,000 रुपए बैलेंस रह गया कार वाले का, 7,000 का कर्जा हो गया मेरे ऊपर, ठीक बात है, ठीक है। आगे 8th क्वेश्चन, द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड्स, ओनर का पैसा अंडरलाइन कर लीजिए, ओनर्स फंड वहां लिख लो कैपिटल, अंडरलाइन कर लीजिए ओनर्स फंड्स और वहां लिख लीजिए कैपिटल। तो क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल के अलावा जो कंपनी पे कर्जे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे लायबिलिटी बोलते हैं सर, बी ऑप्शन, ठीक है। 9th क्वेश्चन, एक फिक्स्ड एसेट हमने खरीदी 6,60,000 की, कैश पे कर दिया 1,20,000 का, और बाकी का एक बिल बना दिया हमने कर्जा के, हम आपको 60 दिन के बाद पैसे दे देंगे। तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा फिक्स्ड एसेट पर? 120 के 540 के 660 के नहीं, बी ऑप्शन लग रहा है आपको? डी ऑप्शन लग रहा है? और कोई आंसर? डी लास्ट वाला, बी सेकंड वाला, सी ऑप्शन आंसर है जी। ये क्या हो गया? अभी तक क्या करा हमने? 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली कि सर एसेट आए तो हमारे पास बढ़ रही है और कैश जा रहा है तो बढ़ रही है, तो हम समझने जब समझते हुए 2 चीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है तो हमें रटना शुरू हो जाता है, हमें एक हैबिट बन जाती है कि हमें वही करना है सर अगले क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ना। यहाँ से सुनो, मेरे इस जेब से 5,000 रुपए गए और इस जेब में 2,000 रुपए आए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे मेरे कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो आप बोलोगे 3,000 रुपए कम हो, समझ आ रही है? अब अगला क्वेश्चन सुनना, मेरे इस जेब से 5,000 गए, इस जेब में 2,000 आए, मेरा क्वेश्चन ये है इस जेब पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? अब 5,000 देना, 5,000 कम हो, 3,000 में बोलना, समझने वाले को? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या मांगी है? टोटल वाला मांगा है कि स्पेसिफिक वाला मांगा है? पिछले क्वेश्चन में क्या मांगा था? टोटल वाला मांगा था। क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़ लो, 7th में टोटल एसेट लिखा था, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि फिक्स्ड वाली जो लॉन्ग टर्म वाली एसेट है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ा वो बताओ, बस टोटल वाली एसेट नहीं पूछा होगा, समझ आ रही है बात? ऐसे क्वेश्चन गलत कराता है तो आपसे हो जाता, बहुत बच्चे अपने स्कूल से आ गए सब पेपर बहुत बढ़िया हो गया, मुझे नंबर क्यों नहीं आया? अलर्टनेस। आंसर इसका है सी ऑप्शन, फिक्स्ड एसेट बढ़ी। क्वेश्चन में सर फिक्स की जगह टोटल लिखा होता तो बी ऑप्शन आंसर आता। ये 660 से फिक्स्ड एसेट बढ़ गई, 120 से कैश कम हो गया, तो अल्टीमेटली मेरी एसेट बढ़ी 540 से, और बाकी जो बैलेंस रह गया उससे लायबिलिटी बढ़ी, कर्जा हो गया। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? 10th question, what is the effect on net assets if cash is received from debtors of 50,000? डेटर से पैसा लेना है, डेटर्स आर एसेट्स, डेटर से कैश मिला, कैश इज एन एसेट, तो
एक डेटर नाम की एसेट कम हो रही है, एक कैश नाम की एसेट बढ़ रही है, अल्टीमेट चेंज निल। ठीक है, डेटर से पैसा मिल गया, समझ लो मैंने कार बेच दी, तो कार कम हो गई, कैश आ गया, फिर टोटल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आना, बढ़ी ना घटी। ऐसे कस्टमर से पैसे लेने थे, उसको पैसे मिल गए, तो डेटर भी इज एन एसेट, उससे पैसे लेने होता है, वो हमारे बुक्स में लिखा होता है। तो एक डेटर नाम की एसेट गायब हो गई और कैश एसेट बढ़ गई, अल्टीमेट इंपैक्ट हो चीज। सर यहाँ पे क्वेश्चन में आपने ये क्यों कहा कि टोटल से डाली क्योंकि ऑप्शन होता नहीं होता? ये क्यों होता? क्योंकि सिर्फ 6,60,000 की फिक्स एसेट डाली पर एकदम 30,000 चले भी गए और लायबिलिटी की बात नहीं करते तो लायबिलिटी की बाकी लायबिलिटी करते ना हमारे ऊपर। हाँ, तो एसेट का पूछे, सिर्फ एसेट का बताओ, सिर्फ एसेट का क्या बताएंगे आप? ये 660 से बढ़ी और 120 से कम हुई, तो नेट इम्पैक्ट क्या है? और ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था? सारे पेमेंट कर दी। सर इसमें एसेट में नो चेंजेस से आएगा सर, प्रॉफिट तो आएंगे क्वेश्चन नंबर सर। देन मेंशन नहीं कर रखा अमाउंट प्रॉफिट का। सर तो प्रॉफिट तो होगा ही नहीं अगर तब तो ग्रुप भी मेंशन करेगा। हमसे देखो ध्यान से, सर 3 लाख का सामान बेचा, तुम तो 3 लाख के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हम तो ना बोलेंगे सर कॉस्ट प्रॉफिट तो बताया नहीं आपने, पहले वो बताओ। हमें प्रॉफिट की इंस्ट्रक्शन दी जाएगी तभी तो उस पर काम करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। उसमें ऐसा लिखा होता 10,000 का सामान 12,000 में बेचा है, 12,000 रुपये रिसीव हुए हैं, तो आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। समझ आ रही है बात कि 10,000 को कैसे लिखिए, 12,000 को कैसे लिखिए, 2,000 को कैसे लिखिए? समझ आ रही है बात? ऐसे क्वेश्चन बहुत आने हैं, मतलब अकाउंट सिंपल सी बात है सर, जो प्रोप्राइटरशिप होती है जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, उसकी अकाउंट 0 से लेकर 100 तक आपकी 11th के कोर्स में ही है। प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपका पोस्टपोन नहीं कर सकता अगले साल, क्योंकि मैं आपको फर्स्ट डे बता रहा हूँ ये इंटरनेट आपके 11th के कोर्स में है। कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो मैं बहाना नहीं मार सकता कि बाद में बताऊंगा, 12th में आएगा बेटा, 11th में छोड़ दो। प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड, ठीक है? तो इसे 50 केस पढ़ रहे हैं, 10,000 के कोर्स खरीदे, 12,000 में बेचे, उसने 4,000 एडवांस दे दिया, बाकी के बाद में देगा, टुकड़ों में दे रहा है, डिस्काउंट दे दिया उसमें 5% का। अब कितने कॉम्प्लिकेट करो, किराया भी उससे ले रहे हैं, किराया भी दे रहे हैं, इतने कॉम्प्लिकेट करो, ऐसे 50 तरीके के कॉम्प्लिकेशन पड़ेंगे हम डिटेल में। अभी फोकस क्या है हमारा कि ये कैश कम हो रही है, ये कैश बढ़ रही है, तो दोनों एस्पेक्ट हम माइंड में सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं, टोटल इंपैक्ट नहीं है, ये सोच पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ चेक की जा रही है अपने आप, उस चीज़ पर फोकस करें, है ना? 11th क्वेश्चन में लिखा हुआ है which of the following does not follow dual aspect। ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 66 मैंने आपको रटवाया था, ये था सर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बैलेंस शीट के अंदर सीखते हैं। हमारे अकाउंट्स कुछ ऐसे जादू से बने हुए हैं सर कि इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है डुअल एस्पेक्ट की वजह से। तो अब क्या करना है हमें, ये एग्जांपल जो दे रखे हैं तो उस एग्जांपल के थ्रू में यहाँ पर चेंजेस करके सोचने हैं, और इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो सही है, वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो तो गलत है। जैसे पहला ऑप्शन इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अदर, मतलब इस एसेट में से बहुत सारी एसेट होती हैं, मान लीजिए कोई एक एसेट तो बढ़ गई और एक एसेट घट गई, तो इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल इक्वल आएंगे, सेटिस्फाई रहेगी इक्वेशन तब भी, क्योंकि तो टोटल वही रहेगा। इस चीज को मान लीजिए एसेट 5 लाख की, लायबिलिटी 4 लाख की, कैपिटल 1 लाख की, इक्वेशन कैसे बनी पढ़ाएंगे मैंने अभी तक, वो आने वाली क्लास का टॉपिक है। इक्वेशन दे रखी है, हमारी जो मैंने सपोज कार बेची थी, तो एसेट में से 1 लाख का कैश बढ़ गया और 1 लाख की कार कम हो गई, प्रोडक्ट तो भी 5 लाख की है, ये भी इक्वल है, सेटिस्फाई हुआ है, फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन बोथ लायबिलिटी एंड एसेट, कर्जा बढ़ जाए और एसेट बढ़ जाए, ये बढ़ गया और ये बढ़ गया, बताओ इक्वल आएगा कि नहीं? इक्वल आएगा, तब क्यों नहीं आएगा इक्वल? एग्जांपल ले लो जी, उधार लाया जी कार, लोन पर लाया अपना कार, यहाँ बढ़ा दो 1 लाख, यहाँ बढ़ा दो 1 लाख, बताओ इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? पक्का इक्वल आएगा। तीसरा केस, डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर, एक एसेट घट जाए और कोई दूसरी एसेट भी घट जाए, ऐसा एग्जांपल लीजिए कुछ सोच के देखो, एक एसेट घटे दूसरी भी घटे, तो भी इमेजिन करो एग्जांपल है ही नहीं कोई।
अगर ये घटेगा और यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं होगी, उसने सी आंसर आके पूछा था कौन सा वाला थोड़ा सा फॉलो नहीं करता। घर जाके आप टाइम लगाएं, दिमाग लगा सोचें तो ट्रांजैक्शन सर कोई ऐसे सोच रहा हूँ मैं, इसमें दो एसेट घट जाए या कॉमर्स मान लीजिए, इतना आप मतलब ऑब्जर्वेशन जितनी ज़्यादा पावर रखोगे आप उतना डीप आपको काम समझ में आएगा। हाँ बताओ बताओ एग्जांपल बता, मशीन मत बोलो, ट्रांजैक्शन बोलो कि सर ये होगा, परचेज करिए, सेल करिए, क्या होगा बता। सर इसके अंदर हम जो सर मशीन की पेट्रोल लगाएंगे या डीजल लगाएंगे, हाँ। तो वो ऐसे वो ये सब कम होएगा और नकदी एसेट कैसे कम होगा, मशीन कैसे कम हो जाएगी पेट्रोल लगवा कर? सर पेट्रोल यूज होएगा तो कम हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। देखो मशीन में पेट्रोल डलवाना ये एसेट नहीं है, ये एक्सपेंस है। पहली चीज मशीन एसेट होती है, पेट्रोल एक्सपेंस होता है। हम एग्जांपल ऐसा लेंगे, यहाँ पे दो एसेट एक दो बैटरी ऐसा एग्जांपल जैसे मशीन बेची उसमें कैश आएगा, बढ़ रही है एसेट एग्जांपल नहीं बैठ रही से। मशीन खरीदी कैश कम हो गया लेकिन मशीन बढ़ेगी एग्जांपल नहीं बैठ, एग्जांपल को बैठेगी सर फीस हाँ जी बता। फीस पे करेंगे। एक्सेट दूसरी एसेट कौन सी है? वो एक्सपेंस हुआ ना फीस को, सर सैलरी भी है तो उसको सैलरी एक्सपेंस होती है, एसेट होती है। दो एसेट आनी चाहिए एग्जांपल में, सोचा एग्जांपल ऐसा है, एग्जांपल सोचना आपको ऐसा है जहाँ पे दो एसेट आए, एक्सपेंस नहीं आना चाहिए, लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, इनकम नहीं आनी चाहिए, दो एसेट वो दोनों कटे। आगे प्लस क्वेश्चन और तो सी आंसर है इसका, ठीक है। हाँ जी। तो बड़ी कंपनी की कोई खराब हो गई तो उसके साथ कौन सी कम हुई? कैश कैसे कम हो जाएगा? हमने गुड्स खरीदे थे, जब माल खरीदा हमने हमारे पास कैश कम हो गया और स्टॉक बढ़ गया, इस सेपरेट ट्रांजैक्शन है। अब वो गुड्स चले गए, गुड्स कम हो गए, दूसरा इम्पैक्ट क्या? दूसरी एसेट का क्या इम्पैक्ट है? कैश को महंगा नहीं है, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन मिक्स नहीं कर सकते हैं। खरीदना अलग ट्रांजैक्शन है और स्क्रैप होना अलग ट्रांजैक्शन है। इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, ओनर घर से पैसा लेकर के आया है, कैपिटल बढ़ेगी एसेट बढ़ेगी, दैट्स अ वेरी इक्वेशन। हां जी वही, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट, ये किस कॉन्सेप्ट ने बताया है? डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ने बताया है, डी ऑप्शन। 30 क्वेश्चन, मिस्टर एक्स ने परचेज करा है कंप्यूटर 60,000 रुपीस का और डाउन पेमेंट दी है। डाउन पेमेंट तो पेमेंट हैंड टू हैंड करते हैं, तो डाउन पेमेंट है 10,000 रुपए और बाकी का लोन बन गया। तो इस रिजल्ट की वजह से क्या क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 7 की तरह है, ट्राई करें आप लोग खुद से। कौन सा ऑप्शन बैठा सही? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट्स फाइन सभी से। लास्ट क्वेश्चन 40, एक्स ने परचेज करा है लैंड 10 लाख रुपए का, उसने चेक दिया 2 लाख रुपए का, बाकी का बिल बनवा देगी 60 दिन बाद दूंगा। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करें आंसर इसका खुद से। ये आंसर नहीं है, सी ऑप्शन। तो 10 लाख का लैंड बढ़ा, 2 लाख का चेक दे दिया, मतलब बैंक बैलेंस कम हो गया, तो 8 लाख से तो बढ़ेगी टोटल एसेट्स, ठीक है जी। सी ऑप्शन आया इसके अंदर। फिर वही बात, जितना कराया है उसको रिवाइज करके आए, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ही, तो उससे नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट होगा, ठीक है। जितना करा दिया उसको अच्छे से रिवाइज कर लें साथ साथ, यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ट्रू फॉल्स एनीथिंग सारे क्वेश्चन रिवाइज होने चाहिए उसके लिए। सर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट होगा नहीं, वो चैप्टर एक क्लास का ही है, अकाउंटिंग में फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर सर मैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो एक क्लास का ही चैप्टर है, वो कराऊंगा इसके बाद।